नमस्कार साथियों, मैं ए के मलिक स्वागत करता हूं आपका योर 60 गुरुकुल में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे क्यूआईपी की जो इंग्लिश की आपकी सीरीज चल रही है, और इसमें डिस्कशन रहेगा क्यूआईपी नंबर 1102। देखिए, मैं हमेशा एक ही बात बताता हूं कि क्वेश्चंस को बगैर ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट किए, बगैर ज़्यादा टाइम स्पेंड किए, क्वेश्चंस को कितनी जल्दी से आसानी से आप कर पा सकते हैं कि कम से कम टाइम यूज करें, टाइम कंजम्पशन कम से कम हो, और उसको अच्छे से यूटिलाइज करके क्वेश्चंस कैसे करें, सारा फोकस इसी के ऊपर होता है। तो देखिए, करना स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, इसमें पूछा है इस वर्ड का एंटोनियम। एंटोनियम आपको पता ही अपोजिट वर्ड होगा। ये वर्ड है इम्पाउंड। देखो, इम्पाउंड का जो मतलब होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड होता है। इम्पाउंडिंग जो होता है, इम्पाउंड का मतलब होगा कि जब हम किसी चीज को जब्त कर लेते हैं। जैसे सीज, आपने वर्ड सुना होगा। आप एक गाड़ी लेके गए, गाड़ी के कागज आपके पास नहीं है, तो पुलिस क्या करेगी? पुलिस उस गाड़ी को सीज कर लेगी। वो SEIZ से स्पेलिंग बन जाती है उसकी। तो पुलिस उसे सीज कर लेगी, और जो सीज करती है उसे बोलते हैं इम्पाउंड। और इम्पाउंड का पूछ रहा है अपोजिट। तो इम्पाउंड का मतलब क्या होता है? जब्त करना। किसी भी चीज को अपने कंट्रोल में ले लेना, जब्त करने को इम्पाउंड बोलते हैं। तो इसका अपोजिट क्या होगा? नेचुरल सी बात है, जनरेट। जनरेट तो होता है कि इस चीज को शुरू कर देना, तो जनरेट तो नहीं जाएगा। स्ट्रेंथन, ताकत देना होता है। स्टिमुलेट, किसी चीज को प्रेरणा देना होता है, तो ये सारे वर्ड्स नहीं होंगे। रिलीज जाएगा। रिलीज का मतलब होता है किसी चीज को छोड़ देना है, किसी चीज को जारी करने की सेंस होती है। तो इसका अपोजिट वर्ड क्या होगा? रिलीज। जाने देना या छोड़ देना। सही वर्ड क्या जाएगा? रिलीज कर देना, कि इसे रिलीज कर दो। ठीक है, आगे देखिए। ऑल दी पार्टिसिपेटिंग टीम्स, के जितने भी पार्टिसिपेट करने वाली टीम्स हैं, तो प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, तो वर्ब आर आ गई। आर एक्सपेक्टेड टू अधीर। अधीर का मतलब होता है संलग्न रहना। ये ध्यान रखना, इस वर्ड को याद रख लेना। संलग्न। संलग्न या फिर किसी चीज से जुड़े रहने को अधीर बोलते हैं। जुड़े रहना। और इसके साथ वो पूछ रहा है प्रीपोजिशन। तो अधीर अपॉन, अप टू, अधीर टू, अधीर अपॉन, अधीर बाय। तो जिस स्टूडेंट ने इस वर्ड को पढ़ा होगा ना कभी, उसे ध्यान होगा, इस वर्ड को हमेशा याद रख लेना। अधीर के साथ एक फिक्स्ड प्रीपोजिशन चलता है। अधीर के साथ क्या चलता है? टू। और अधीर टू का मतलब होता है जिस भी नियम को आप फॉलो करते हैं, जिस नियम पे आप रहते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है ना, अधीर करना किस चीज से करना? रूल्स एंड कीप स्पोर्ट्समैनशिप इन माइंड। तो तुम्हें अधीर किससे रहना है? रूल्स के साथ रहना है, कि जो भी नियम बने हैं उन नियमों से जुड़े रहो। जैसे आपको गवर्नमेंट ने नियम बनाया है भारत में कि आपको लेफ्ट साइड में गाड़ी चलानी है, तो फिर आपको लेफ्ट साइड में ही चलानी है। यू हैव टू अधीर टू द रूल्स। तो अधीर के साथ वर्ड क्या रहेगा? टू। और सिर्फ अधीर के साथ टू नहीं आता है, जितने भी शब्द जुड़ने से संबंधित होंगे उन सब के साथ टू आएगा। जैसे क्लिंग। क्लिंग का मतलब भी जुड़ना होता है, तो इसके साथ भी टू आएगा। क्लिंग टू। जैसे एड, एड का मतलब भी जुड़ना होता है, तो इसके साथ भी टू आएगा, एड टू। एडिशन टू। तो सबके साथ टू बन जाता है। ऐसे वर्ड ध्यान रखना। तो अधीर के साथ फिक्स्ड प्रीपोजिशन है टू। मैं हमेशा कहता हूँ कि फिक्स्ड प्रीपोजिशंस जितनी जल्दी आप याद कर लेंगे, आपके लिए एग्जाम बीट करना आसान हो जाएगा। और ये ज़्यादा नहीं है, ये 350 के ही आसपास है। इनको याद कर लीजिए, फिक्स्ड प्रीपोजिशंस को आप लोग। चलो नेक्स्ट देखिए। हाँ, इसमें देखो, ये करेक्ट स्पेलिंग नहीं छाटनी भाई, ये इनकरेक्ट स्पेलिंग छाटनी है आपको। इसमें 3 स्पेलिंग्स करेक्ट हैं, एक इनकरेक्ट है। ठीक है ना? अब इसमें सीट में भी ये गलती हो गई कि इनकरेक्ट की जगह करेक्ट स्पेलिंग आ गया। ये वर्ड देखो, क्रिसेंथम। क्रिसेंथम जो होता है, ये बिल्कुल स्पेलिंग सही होती है। क्रिसेंथ, हमारी सीट में अलग आ गया क्या? अरे भाई, हमारे पास सीट अलग है, इसके पास सीट अलग है। चेस्टाइजमेंट, ये भी सीट अलग होगी। फिर तो भाई ये इनकरेक्ट ही फिर तो करेक्ट पूछ रहे हैं। क्वेश्चन बदल दिया इन लोगों ने यहाँ पे। चलो देखो, कॉन्स्टिलेशन का स्पेलिंग होता है CONSTE, डबल एल ए, इसमें तो डबल एल आएगा, तो कॉन्स्टिलेशन। कॉन्फ्लिग्रेशन, ये स्पेलिंग है CONFLAGRATION। कॉन्फ्लिग्रेशन, ये स्पेलिंग भी सही हो गई आपकी, कोई दिक्कत नहीं है। चेस्टाइजमेंट की स्पेलिंग गलत है, SEMENT हो जाएगा। क्रिसेंथीमम की स्पेलिंग गलत होगी। पता नहीं क्या क्वेश्चन बना दिया भाई ये। शीट अलग है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन अलग दे दिया भाई, इसका मैं कुछ नहीं कर सकता अब, क्योंकि ये स्पेलिंग भी गलत है। क्रिसेंथीमम होता है, और THEUM नहीं होता, MUM होता है। क्रिसेंथीमम होगा, है ना?
चेस्टाइजमेंट होगा, ये स्पेलिंग भी गलत है, ये स्पेलिंग गलत है, ये ठीक है। अब ये करेक्टली स्पेलिंग पूछ रहा है तो ये स्पेलिंग हो जाएगी भाई, ठीक है ना। कॉन्फ़िगरेशन स्पेलिंग यहाँ पे करेक्ट होगा, करेक्ट स्पेलिंग ये वाला है, ठीक है। चलिए, हाँ बाकी 3 स्पेलिंग गलत हो गई थी। ये जो होता है ना क्रिसेंथेमम जो होता है, इसे एक फूल होता है, एक फ्लावर का नाम होता है, फूलों की, फूलों संबंधित चीजों को क्रिसेंथेमम बोलते हैं। और चेस्टाइजमेंट जो होता है, CHASTIE, ये ध्यान रखना है, चेस्टाइजमेंट, CHATISEMENT, चेस्टाइजमेंट। चेस्टाइजमेंट का मतलब होता है किसी को डांटना, जब वो कोई नियम तोड़ देता है, कानून तोड़ देता है, तो उसकी सजा दी जाती है, अनुशासनात्मक सजा को चेस्टाइजमेंट बोलते हैं। और कॉन्स्टिलेशन ये आपको पता ही होगा, तारामंडल वगैरह होता है कॉन्स्टिलेशन, ठीक है। चलिए, इसका भी पूछ सकते हैं, कॉन्फ्लैग्रेशन। कॉन्फ्लैग्रेशन का मतलब होता है आग। तो सही है, इसमें करेक्ट स्पेलिंग पूछा, मेरे पास शीट इनकरेक्ट की थी तो ये स्पेलिंग ठीक हो जाएगी। चलो नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द टाइम इन योर वॉच। तो व्हाट इज द टाइम इन योर वॉच, अब इन नहीं आएगा। देखो जब आप घड़ी से टाइम पूछते हैं तो इन नहीं आता, क्या आता है, बाय आता है। व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच, आपकी घड़ी में क्या टाइम हुआ है, व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच, तो इन नहीं आएगा, बाय आएगा। हमेशा जब भी टाइम पूछा जाएगा बाय आएगा। चलो नेक्स्ट आइए, अगला वो पूछ रहा है वन वर्ड, नहीं सॉरी ईडियम पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, चेज रेनबोज। अब तुम्हें पता है रेनबोज क्या होता है, रेनबोज होता है सप्तऋषि, क्या बोलते हैं उसे, जो आसमान में 7 तारे, 7 वो दिख जाती हैं आपको बारिश के बाद में। अब हिंदी पता नहीं क्या बोलते हैं उसे, इंद्रधनुष, सप्तऋषि नहीं, इंद्रधनुष, हिंदी ऐसी हो जाती है कई बार। रेनबो होता है इंद्रधनुष जो होता है, ठीक है। अब इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, ये बहुत दूर आपको दिखाई देता है, तो आप इसके पीछे भागते हैं कि भाई इंद्रधनुष तक पहुंचेंगे, तो आप कितने भी इसकी तरफ चले जाइए ये आपकी पकड़ में आएगा ही नहीं। तो किसी ऐसी चीज को पीछा करना जो कि काल्पनिक है, वो वास्तव में ओरिजिन है ही नहीं, वो सिर्फ दिख रहा है, ऐसी चीज जो सिर्फ दिख रही है पर उसका कोई वास्तविक आधार नहीं है, उसे बोलते हैं रेनबो। और उसके पीछे पड़ना तो अनरियलिस्टिक और फैंसीफुल गोल्स, यही जाएगा। अवास्तविक और काल्पनिक उद्देश्य जो होता है उनका पीछा करना होता है चेज रेनबो, चेज रेनबो। तो यही वर्ड जाएगा, बाकी सारे वर्ड्स यहाँ पे गलत हो जाएंगे। तो जब आपको आंसर सही मिल गया तो बात खत्म हो जाती है। चेज रेनबो का मतलब होता है अनरियलिस्टिक चीजों का पीछा करना, या ऐसे उद्देश्य बना लेना जो काल्पनिक है, जिनमें रियलिटी नहीं है, आप फिर भी उनके पीछे भागते हैं, चेज रेनबो, ठीक। नेक्स्ट, बेटी। बेटी का मतलब होता है पागल। ये ऐसा आदमी होता है जो पागलपंती करता है, पागलपंती करने वाला बेटी होता है। ऐसा आदमी जो मूर्खता ही करता रहता है उसे बेटी बोलते हैं। क्या पूछा है, एंटोनिम पूछा है। तो एंटोनिम क्या होगा पागलपंती करने वाले का, मूर्खता ही करने वाले का अपोजिट क्या होगा, समझदार आदमी होगा। तो नेचुरल सी बात है, इसका अपोजिट किया जाएगा, समझदार जाएगा। तो हमें इन शब्दों में समझदार वर्ड छांटना है। पहला वर्ड है प्रूडेंट, बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं प्रूडेंट में, वो सोचते हैं जी प्रूडेंट समझदार होता है, नहीं। प्रूडेंट का मतलब होता है चालाक, एक ऐसा आदमी जो दिमाग लगाता है चीजों पर ज्यादा, चतुराई करता है, ये चतुर है। कनिंग जिसे बोलते हैं, क्लेवर, कनिंग, ये कनिंग है। इंटेलिजेंट की बात अलग होती है, समझदार अलग है, चतुर चालाक अलग होता है। तो प्रूडेंट इसका एग्जैक्ट एंटोनिम नहीं है। सेन हो सकता है, सेन का मतलब होता है समझदार, इसका अपोजिट इंसेन भी होता है, सेन का जो अपोजिट इंसेन, इंसेन का मतलब होता है पागल आदमी, ये पागल होता है, तो ये हो सकता है। कनिंग तो प्रूडेंट वाला ही सिनोनिम है, ये भी नहीं होगा। और कॉशियस होता है सावधान। आप देखना तो फिर पागलपंती करने वाले का अपोजिट क्या जाएगा, सेन। ऑप्शन क्या जाएगा, ये बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका सही वर्ड हो जाएगा सेन। चलो नेक्स्ट आते हैं, बेलमेकन। बेलमेकन होता क्या है, ये एक नाउन है, ध्यान रखना, बेलमेकन एक नाउन है। ये ड्रेस होती है एक्चुअली, एक बेलमेकन एक ड्रेस है। इसे एक ओवरकोट इसे बोलते हैं, ओवरकोट, जैसे आदमी होता है ना ऊपर से एक ओवरकोट डाल देते हैं, लंबा सा कोट डाल लेते हैं, उसे बेलमेकन बोलते हैं, ठीक है ना। मतलब एक ऊंचा सा बड़ा सा ओवरकोट होता है। तो देखो एक टाइप ऑफ मेंस लूज हैट, हैट नहीं होता, बूट्स नहीं होता, हेयर स्टाइल नहीं होता, ओवरकोट होता है। तो इसको तो याद रखना ना, ये एक ड्रेस है जो ओवरकोट के ऊपर पहन, मतलब ओवरकोट होता है कपड़ों के ऊपर से डाल लेते हैं। ये इंग्लैंड का थोड़ा सा कल्चर है कि कोट पहनेंगे और उसके ऊपर से एक लंबा सा ओवरकोट घुटनों से नीचे तक का डाल देंगे, वो बेलमेकन होता है। चलो नेक्स्ट आते हैं, सेंटेंस रीऑर्डरिंग है, इसको हमेशा कहता हूँ ऑप्शंस की हेल्प लीजिए। पी से, आर से, एस से या क्यू से, यानी कि पी क्यू आर एस हर जगह से शुरू हो रहा है। तो ऐसे सेंटेंस में कोई कीवर्ड ढूंढने की कोशिश करो। इसने कहा लेजी रोज, आलसी गुलाब उठो,
ये कलवी की कल्पनाओं में होगा कि गुलाब का एक फूल है और उससे कह रहा है कि उठो, उसने कहा कि आलसी गुलाब उठो। अब हमें इन ऑप्शंस में कुछ ना कुछ मैच करना है कि कौन सी चीज कैसे हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ढूंढने की कोशिश करो क्या कर सकते हैं। इसकी शुरुआत हो रही है ए से, ए जेंटल शेक, यू आर गिविंग द ब्रांचेस, यह इन ब्राइट ड्रॉप्स एंड द। अब देखो द पे खत्म हो गया है, यहाँ से आपको हेल्प मिल जाएगी। द एक आर्टिकल है। अब जब आर्टिकल पे कोई चीज खत्म हुई तो नेचुरल सी बात है द के बाद ए तो आ नहीं सकता। कॉमन सेंस से देखो ना, द के बाद ए नहीं आ सकता, यानी कि आप आर के बाद पी नहीं लगा सकते हो। अब देखो इस ऑप्शन में आर के बाद पी किस में है, इसमें है, तो ये ऑप्शन तो आपका कट गया, एक ऑप्शन गया। अब द के बाद गिविंग द, मतलब देखो एंड द, गिविंग द, इधर भी द, इधर भी द, जीरंड में इधर भी द, इधर भी द, ये भी पॉसिबल नहीं है। यानी आर के बाद सेंटेंस में क्यू भी नहीं आएगा। अब देखो इसमें भी आर क्यू है, इसमें भी आर क्यू है, दोनों ऑप्शन ये कट गए, खत्म बात। बचा क्या फिर, यही बजाएगा और ऑप्शन ही नहीं बचा आपके पास में कोई भी। तो ज्यादा सरदर्दी नहीं पाली, एक कीवर्ड उठा लिया, आपका आंसर हो गया। ठीक है ना, ना ये पढ़ना पड़ा, ना ये पढ़ना पड़ा, ना ये पढ़ना पड़ा। तो आपके देखो 60-70% क्वेश्चन आपके इसी ट्रिक से हो जाएंगे। आप थोड़ा सा अंदाजा लगाने की कोशिश करो। द लिखा आर्टिकल, द के बाद ए नहीं आएगा, द के बाद गिविंग द नहीं आएगा, तो नेचुरल से होता है। अच्छा द के बाद बट कहीं है नहीं। आप देखो आर के बाद एस भी नहीं आएगा, आर के बाद कोई ऑप्शन ही नहीं है एस का, आर एस वाला कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो नेचुरल सी बात है आर लास्ट में ही जाएगा, और देखो इसी में आर लास्ट में है, यही ऑप्शन बनेगा। ठीक है दोस्तों, मीनिंग सीनिंग से मेरा का कोई लेना देना नहीं है। चलो नेक्स्ट आते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। मॉडिश, इसे मोदी से याद कर लो इस वर्ड को तुम, नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी कैसा, बड़ा स्टाइलिश बंदा है। बूढ़ा हो गए प्रधानमंत्री साहब हमारे, लेकिन स्टाइल नहीं गई, स्टाइलिश, टिप टॉप रहने वाला बंदा, हर टाइम कटिंग वटिंग करा के फिट फॉर। स्टाइलिश को मोदी बोल देते हैं, तो मोदी से स्टाइलिश याद रख लो। तो वर्ड क्या जाएगा, स्टाइलिश। सिनोनिम पूछा ना, हाँ तो यही होगा। बाकी और कोई नहीं। वैसिलेटिंग होता है डामाडोल, वैसिलेटिंग का मीनिंग बता देता हूँ। इसका मतलब क्या है, डामाडोल। सेंटिमेंटल का मतलब होता है भावुक, और एडॉन्ड का मतलब होता है सजा हुआ, डेकोरेटेड। अब डेकोरेटेड और स्टाइलिश को एक गलती, एक मत मान लेना, वो गलत हो जाएगा आपका पॉइंट, कि जो डेकोरेटेड है वही सजा हुआ होता है, नहीं। डेकोरेटेड स्टाइलिश अलग अलग वर्ड होते हैं। तो मॉडिस्ट मीन्स स्टाइलिश, वर्ड जाएगा ये वाला। क्लियर, अगले पे आते हैं। दीज डेज, आजकल की बात कर रहा है। आई हैव नो टाइम टू अटेंड, मेरे पास समय ही नहीं है, एनीथिंग एक्सेप्ट माई प्रोफेशनल वर्क। अटेंड के साथ प्रीपोजिशन पूछ रहा है, ठीक है ना। तो आई हैव नो टाइम टू अटेंड, देखो यहाँ ध्यान रखना, जब एक वर्ब बनती है अटेंड और उसके बाद लिखा हो समथिंग, तो इसके साथ प्रीपोजिशन आएगा अटेंड टू समथिंग। अटेंड टू समथिंग का मतलब होता है किसी बात पे ध्यान देना। तो आई हैव नो टाइम टू अटेंड टू एनीथिंग, मेरे पास समय ही नहीं है किसी और चीज पे ध्यान देने के सिवाय मेरे वर्क के, तो अटेंड टू आएगा। अटेंड टू का मतलब होता है ध्यान देना, मेरे पास किसी और चीज पे ध्यान देने का समय ही नहीं है, अटेंड टू। ये भी फिक्स्ड प्रीपोजिशन है। मैं हमेशा कहता हूँ फिक्स्ड प्रीपोजिशंस याद कर लीजिए, आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है फिक्स्ड प्रीपोजिशंस में, इन्हें याद कर लीजिए। नेक्स्ट आते हैं, वन शुड रिस्पेक्ट। देखो सब्जेक्ट कौन है, वन, इसके साथ वर्ब लिखिए मॉडल शुड, शुड के साथ फर्स्ट फॉर्म आ गया, यहां तक तो एरर है नहीं। द रिलीजियस रिलीजन्स, द रिलीजन्स ऑफ अदर्स, दूसरों के धर्मों का सम्मान करना चाहिए। एज मच एज, देखो मच अनकाउंटेबल वर्ड है। मच क्यों आया, क्योंकि हम बात कर रहे हैं रेस्पेक्ट की, तो रेस्पेक्ट वर्ब है, वर्ब के लिए कौन आएगा, एडवर्ब। तो एज मच एज हिज ऑन, तो देखो ये पजेसिव केस बन गया हिज, और हिज किसका पजेसिव केस होता है, ही का पजेसिव केस क्या है, हिज। लेकिन आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है, वन, और वन का पजेसिव केस क्या होगा, वंस। तो यहाँ पे हिज गलत हो जाएगा, तो ये पार्ट रॉन्ग है। यहाँ पे हिज हटा दीजिए, क्या कर देंगे यहाँ पे, एज वंस ऑन, एज वंस ऑन। नेक्स्ट आते हैं, कम आउट ऑफ द वुड वर्क। अब देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट इडियम होता है वुड वर्क। वुड वर्क में क्या होता है कि लकड़ी के काम को वुड वर्क बोलते हैं, ये ध्यान रखना, लकड़ी का जो काम है वुड वर्क होता है। अब इसको, ये इडियम बना कहाँ से, आप समझ लो जैसे जहाँ पे लकड़ियाँ पड़ी हुई हैं और लकड़ियों को जैसे ही उठाते हैं, मतलब कोई साल डेढ़ साल से लकड़ियाँ पड़ी हुई हैं और आपने उन लकड़ियों को उठाया, तो जैसे ही आप उन लकड़ियों को उठाओगे तो वहाँ पे मच्छर, कीड़े मकोड़े, सांप, मेंढक, कॉकरोच, सुकरोच, दुनिया भर की चीजें सामने आ जाती है अचानक से, जिनकी उम्मीद नहीं होती, सांप मिल सकता है वहाँ पे तुम्हें पड़ा हुआ। तो होता है कम आउट ऑफ द वुड वर्क। जब तुम लकड़ी के काम को देखते हो, जंगलों में जाते हो या कहीं लकड़ियों के ढेर पड़े हुए हटाते हो, तो वहाँ बहुत सारी चीजें, अनएक्सपेक्टेड चीजें सामने आ सकती है।
अचानक से तुम्हारे सामने आके सांप बैठ जाएगा, फन उठा के नाग बैठ जाएगा, अचानक से मेंढक कूद पड़ेंगे, उसे बोलते हैं कम आउट ऑफ द वुडवर्क। तो कम आउट ऑफ द वुडवर्क का मतलब गया इमर्ज सडनली एंड अनएक्सपेक्टेडली, अचानक से कोई चीज सामने प्रकट हो जाना, बिल्कुल सही सेंस यही होगी। इसका मीनिंग भी चाहो तो हिंदी में नोट कर लेना आप इसमें, अचानक से सामने आना, ये होता है। अब आपको पहला ही आंसर मिल गया, बाकी पे जाने की जरूरत नहीं है, इडियम का मीनिंग याद किया करो, पहला वर्ड ही इसका मीनिंग बन जाएगा। चलो नेक्स्ट आते हैं, अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड पूछ रहा है गायनेकोलॉजी, GYNEACO, गायनेको, गायनेको का मतलब होता है स्त्री, ये स्त्री रोग से संबंधित होता है गायनेकोलॉजी जो होता है। इसमें ऐसी ब्रांच होती है जिसमें स्त्रियों की बीमारी पड़ी जाती है, एक पुरुषों की बीमारी भी होती है, ऐसे नहीं कि पुरुष बीमार नहीं होते हैं, उसे बोलते हैं एंड्रोलॉजी। देखो एंड्रोलॉजी क्या होती है, पुरुष रोग होता है, एंड्रो मीन्स पुरुष, गायनेको मीन्स महिला। बोनाफाइड ये किसी चीज का एक शपथ पत्र होता है, एक टाइप का शपथ पत्र आप इसे मान लीजिए, या बोनाफाइड एक चीज का स्पष्टीकरण भी होता है, यानी कि आपने किसी चीज को क्या किया है, वेरीफाई कर दिया है, बोनाफाइड भी उसको बोलते हैं, वेरिफिकेशन बोलते हैं। अच्छा ये स्पेलिंग है APARTHEID, ये स्पेलिंग गलत है, यहाँ पे स्पेलिंग इसको ठीक कर लेना, क्या बनेगा EID। और एपर्जन, एस्पर्जन, एस्पर्जन का मतलब है किसी के ऊपर कलंक लगाना, एस्पायरेशन यहीं से एक वर्ड बना है, एस्पर्जन होता है किसी पर कलंक लगाना, तो यही स्पेलिंग गलत होगी, सभी का ठीक भी है, ठीक है ना। अब इसको, इसका मीनिंग क्या है, अपार्थीड, अपार्थीड का मतलब होता है जब हम किसी के साथ एक भेदभाव करते हैं, किसके हिसाब से, कास्ट, कलर, नेशनलिटी, रिलीजन के आधार पर अंतर करना। जब हम किसी व्यक्ति से इन चीजों के आधार पर अंतर करते हैं उसे बोला जाता है अपार्थीड। उसकी स्पेलिंग होते हैं APARTHEID, अपार्थीड। मतलब किसी के साथ में पार्शलिटी करना, लिंग भेद, रंग भेद, इसे हिंदी में एक शब्द में कह सकता है रंग भेद, जैसे गोरे काले में भेद कर लेते हैं, हिंदू मुस्लिम में भेद कर लेते हैं, वो अपार्थीड होता है। नेक्स्ट आते हैं, जंबल सेंटेंस है। हमेशा जंबल सेंटेंस में एक ही चीज ध्यान रखना, ऑप्शन देखो SSPQ शुरू हो रहे हैं, somebody say that failure is like toxic waste, कभी कभी कुछ लोग कहते हैं कि जो असफलता होती है वो एक जहर की तरह बर्बाद चीज है, मतलब वो जहर है, आप असफल तो हुए हैं, साथ साथ जहर के घूंट हैं असफलता जो होती है। अब हमें कुछ ना कुछ इसमें छांटना है जो हमारे पॉइंट को मैच कर सके और एक हिंट मिल जाए, हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। उसने कहा थिंकिंग अबाउट इट पोल्यूट, सैंड नहीं होगा, एंड हो गए, पोल्यूट एंड पोल्यूट्स होगा, बल्कि पोल्यूट्स एंड अंडरमाइंस द एटीट्यूड्स नीडेड फॉर सक्सेस। एक लिखा द सीड्स ऑफ सक्सेस मस्ट बी प्लांटेड अफ्रेश, और इट कैन बी यूज टू एनरिच, देखो इट कैन बी यूज टू एनरिच, और पी में लिखा है आई सी फेलियर मोर एज ए फर्टिलाइजर। देखो यहाँ से थोड़ा सा सेंस निकालने की कोशिश करो, सेंस नहीं बल्कि मैं कह रहा हूँ यहाँ से एक छोटा सा कीवर्ड उठा लीजिए। देखो इसने क्या लिखा है, आई सी फेलियर मोर एज ए फर्टिलाइजर। मैं फेलियर को एक फर्टिलाइजर मानता हूँ, फर्टिलाइजर क्या होता है, खाद। और देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इट कैन बी यूज टू एनरिच द सोइल ऑफ अवर माइंड। देखो फर्टिलाइजर का काम क्या होता है, मिट्टी तैयार करना, तो मैं उसे फेलियर को मानता हूँ मिट्टी की तरह, जो हमारे दिमाग की मिट्टी को, मैं उसे फर्टिलाइजर मानता हूँ जो हमारे दिमाग की मिट्टी को मजबूती प्रदान करती है, उसे भरपूर पोषण देती है। तो नेचुरल सी बात है, पी के बाद 100% एस जाएगा, यही आपका कीवर्ड है। और यहाँ पे पी के बाद एस सिर्फ इस ऑप्शन में है और किसी में नहीं है, यही ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। बाकी कोशिश करो तो उसका मीनिंग निकाल के देख लेना, पर कीवर्ड यही है, पी के बाद एस एक ही ऑप्शन में है, आंसर आपका यही होगा। 100% पढ़ के देख लेना इसको, आंसर ये जाएगा, इससे ज्यादा की सरदर्दी मत पालना। चलो नेक्स्ट आते हैं, यमीर। देखो यमीर का मतलब होता है जब हम किसी की चुगली करते हैं, निंदा करते हैं, या किसी के खिलाफ एक आप शिकायत करते हैं, उसे यमीर बोलते हैं, शिकायत।
रो रो के शिकायत करते हैं, उसे यमीर बोलते हैं। कि पापा के पास लड़का गया रोता हुआ, पापा मेरे दोस्तों ने मुझे पीट दिया, तो दोस्तों की क्या कर रहा है, शिकायत कर रहा है, उसे बोलते हैं यमीर। अब इसका पूछ रहा है सिनोनिम। लेमेंट होता है विलाप, तो शिकायत को विलाप से तो नहीं कर सकते। स्ट्राइक होता है किसी चीज पर चोट मारना, ये चोट मारना होगा, स्ट्राइक करना होगा, ये भी नहीं जाएगा। शिवर होता है कांपना, और विम्पर होता है किस चीज में रोकर आलोचना करना। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, रो रो के अपनी शिकायत करता है, आंखों में आंसू लेके रो रो के शिकायत करता है, तो उसका वर्ड क्या जाएगा, यमीर का मीनिंग जाएगा विम्पर। रोकर आलोचना करना, छोटा बच्चा रो रो के जब बात करता है, पापा मुझे पीट दिया, पापा ये कर दिया, दैट इज यमीर। तो यमीर का वर्ड क्या जाएगा, विम्पर। आगे आते हैं नेक्स्ट। क्लॉज टेस्ट है, बात कर रहा है लिबर्टी की। क्लॉज टेस्ट हमेशा पढ़ना पड़ेगा। लिबर्टी मतलब स्वतंत्रता, इफ यूज्ड प्रॉपरली, अगर इसे ढंग से यूज किया जाए, इज इनवैल्यूएबल। इनवैल्यूएबल का मतलब होता है अमूल्य। जो स्वतंत्रता है, आजादी है, वो बहुत अमूल्य चीज है, उसकी कोई तुलना नहीं कर सकते हैं। ये हमारी मदद करती है डेवलप करने में डिसर्नमेंट। डिसर्नमेंट का मतलब होता है विचार, विचार शक्ति को डिसर्नमेंट बोलते हैं, सोचने की पावर को डिसर्नमेंट बोलते हैं। यानी कि अगर आजादी को ढंग से यूज किया जाए, सही से यूज किया जाए, तो आजादी बहुत अमूल्य चीज है जो हमारी मदद करती है हमारी विचार शक्ति को डेवलप करने में। क्लियर यहां तक? तो आगे कह रहे इट इज रिच इंफॉर्मेशन, ये भरी हुई है सूचनाओं से। तो रिच के साथ जो प्रीपोजिशन आता है रिच इन होता है, ध्यान रखना, रिच इन फिक्स्ड प्रीपोजिशन है ये भी। फ्रेजल वर्ब में या फिक्स्ड प्रीपोजिशंस में थोड़ा सा, जितना आप थोड़ा टाइम देंगे उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। दिस इज रिच इन इंफॉर्मेशन, ये सूचनाओं से भरा हुआ है, और वो सूचनाएं दैट गोज फार बियॉन्ड, जो बहुत ऊपर की हो जाती हैं, द ऑफ एनी वन टेक्स्ट बुक। अरे लिबर्टी नहीं है, सॉरी भाई, लाइब्रेरी है। आई एम सॉरी, सॉरी भाई, ये लाइब्रेरी है। मैं कह रहा बुक्स कहाँ से आ गया। लाइब्रेरी जो स्कूल ऑफ स्कूल कॉलेज वाले की लाइब्रेरी होती है उसकी बात करें, जहाँ पुस्तकालय होते हैं, पुस्तकालय की बात है, तो पुस्तकालय जो होता है वो अमूल्य चीज है जो हमारी मदद करते हैं विचार शक्ति बढ़ाने में, और ये सूचनाओं से भरा हुआ है। मैं भी सोच रहा लिबर्टी कहाँ सूचनाओं से भर गई। लाइब्रेरी सूचनाओं से भरी हुई है, और जो गो बियॉन्ड जाती है किस चीज से, टेक्स्ट बुक से। अब टेक्स्ट बुक की क्या चीज से देखो, दैट गोज फार बियॉन्ड द लिमिट्स। अब देखो लिमिटेशंस नहीं होगा, लिमिटेशंस का मतलब होता है कमी, और लिमिट का मतलब होता है दायरा, दोनों चीज डालोगे। अच्छा ऑफ लिखा है तो लिमिट्स ऑफ आता है, लिमिट्स ऑफ, ये किसी एक टेक्स्ट बुक की दायरे से बहुत ऊपर की इंफॉर्मेशन को ले जाते हैं। कि एक टेक्स्ट बुक छोटी सी टेक्स्ट बुक है और एक लाइब्रेरी है बहुत बड़ी, तो लाइब्रेरी में बहुत इंफॉर्मेशन भरी हुई है, टेक्स्ट बुक से कहीं ज्यादा, किसी भी कोर्स से कहीं ज्यादा की इंफॉर्मेशन भरी हुई है। आगे देखो, योर टेक्स्ट बुक ऑथर, अगर तुम्हारी किताब का जो राइटर है डज नॉट मेक अ पर्टिकुलर, तो इसमें आएगा इफ, यदि, क्योंकि यहां पर है डज नॉट प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है ना। तो अगर एक तुम्हारी किताब जो भी है उसका जो ऑथर है, अगर वो एक पर्टिकुलर, क्या पर्टिकुलर देखना, एक पर्टिकुलर क्लियर नहीं करता है, क्या पर्टिकुलर क्लियर नहीं करता है, पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन, पर्टिकुलर एंट्री, पर्टिकुलर एक्सप्लेनेशन, या पर्टिकुलर पॉइंट, ऑप्शन जाएगा पर्टिकुलर पॉइंट। अगर वो एक पर्टिकुलर पॉइंट को क्लियर नहीं करता है, पर्टिकुलर मुद्दे को क्लियर नहीं करता है, तो यू फील द नीड, तुम्हें जरूरत पड़ेगी। और नीड के साथ हमेशा बगैर देखे बता रहे, नीड के साथ जो प्रीपोजिशन आता है वो आता है फॉर, नीड फॉर अनदर, तुम्हें दूसरी बुक की जरूरत पड़ जाएगी, यू नीड फॉर अनदर, यू विल डेफिनेटली नीड फॉर अनदर। कि अगर एक राइटर है और वो एक किताब में सारी के सारे पॉइंट को, किसी एक मुद्दे को क्लियर नहीं करता है, तो तुम्हें जरूरत पड़ेगी दूसरी बुक की डिस्क्रिप्शन के लिए डिटेल में। और दूसरे शब्दों में कहें तो तुम्हें जाना पड़ेगा लाइब्रेरी में और वेरीफाई करनी पड़ेगी उस इंफॉर्मेशन को या उस पॉइंट को, उस सब्जेक्ट को, कि दूसरी दी हुई किताबों के अंदर। समझ जाओगे, आसान टेक्स्ट है। चलो नेक्स्ट आते हैं, एक्टिव पैसिव। कुछ नहीं करना एक्टिव पैसिव में, हमेशा एक बात कहता हूँ, हेल्पिंग वर्ब ढूंढ लो। कौन है, शुड। तो देखो शुड तो रहेगा रहेगा, यहाँ शुड है, यहाँ शेल है, नहीं हो सकता, यहाँ शुड है, यहाँ कुछ भी नहीं है, नहीं हो सकता। इन दोनों में चेक करो, इसमें लिखा शुड बी थ्रोन, यहाँ क्या शुड हैव, क्या सेंटेंस में हैव है, नहीं है, ये भी नहीं आ सकता, ऑप्शन जाएगा सी, खत्म। हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन कर दो, आंसर मिल जाएगा। क्लियर, वॉइस बदल गया आपका। कैसे बदला एक बार रिवाइंड करके कोर्स देख लेना, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है,
बार बार बताता हूँ, टाइम बच जाएगा, 100% एक्यूरेट आंसर मिलेगा। नेक्स्ट देखो, स्टोरी ऑफ इवेंट्स ईयर बाय ईयर, शब्द दर शब्द। यहाँ बच्चे पता क्या एनुअल कर रहा है, एनुअल नहीं होता, एनुअल का मतलब होता है वार्षिक या एक साल में, एनुअल का मतलब होता है एक साल में, ये नहीं हो सकता। एनिहिलेट का मतलब होता है खराब कर देना, बिगाड़ देना, खराब करना, ये भी नहीं हो सकता। एन्यूटी का मतलब होता है किसी चीज का जो भत्ता बचा हुआ है, गुजारा भत्ता, उसे बोलते हैं एन्यूटी, ये भी नहीं हो सकता। बचा क्या आपके पास में, एनाल्स। एनाल्स का मतलब होता है, एक तो होता है प्राचीन इतिहास, किसी भी कंट्री का जो पुराना हिस्ट्री होता है उसे एनाल्स बोला जाता है। और इतिहास क्या होता है, जो साल दर साल लिखा होता है, साल दर साल, ईयर बाय ईयर, एक ऐसी इंफॉर्मेशन जो ईयर बाय ईयर लिखी है उसे क्या कहेंगे, एनल्स। तो यहां वर्ड जाएगा एनल्स। ठीक है, क्लियर भाई। अगला वर्ड आते हैं, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पैसिव करना है तो फिर से क्वेश्चन देख लो, उसने कहा दे आर गोइंग टू परफॉर्म, देखो इन्फिनेटिव का पैसिव है, उसी हिसाब से बनाई। यहां लिखा इज गोइंग टू बी परफॉर्म्ड, इसमें लिखा इज गोइंग टू परफॉर्म, टू के साथ थर्ड फॉर्म, टू के साथ थर्ड फॉर्म आती ही नहीं है। इज, इसने गोइंग ही खत्म कर दिया, नहीं हो सकता। हैज है ही नहीं सेंटेंस में, तो ए जाएगा, खत्म हो गया क्वेश्चन, उड़ गया। समझ गया ना, पूरा पढ़ोगे तो टाइम खोएगा, कर तो लोगों भाई, पूरा पढ़ के भी कर लेगा बच्चा, लेकिन देखो टाइम खोएगा, कोई फायदा नहीं। आप क्वेश्चन को इस तरह से कीजिए, आपका 100% एक्यूरेट आंसर निकल के आएगा। ठीक है ना भाई, देखो ना, आर गोइंग टू परफॉर्म है तो इसमें लिखा इज गोइंग टू बी परफॉर्म्ड हो गया। ठीक है, ये पॉसिबल है, मैच हो रहा है यहाँ पे। इज गोइंग टू के साथ थर्ड फॉर्म आ ही नहीं सकती, इसमें इज टू परफॉर्म जबकि लिखा आर गोइंग टू परफॉर्म, ये मैच नहीं हो रहा है। हैज कहीं है ही नहीं भाई, ये कहां से आ गया, तो ऑप्शन जाएगा ए। क्लियर, नेक्स्ट। रिक्वायर्ड है इसमें फ्रेजल वर्ब, अगर चेंज कर सकते हैं देखना पड़ेगा। प्लीज ब्लो अप द कैंडल, ब्लो अप होता है विस्फोट कर देना, उड़ा देना। देखो ब्लो अप का मतलब होता है उड़ा देना, ये विस्फोट करने के, बॉम्ब ब्लास्ट में उड़ा देना, तो ये तो आएगा नहीं, नो इंप्रूवमेंट तो नहीं हो सकता। मोमबत्ती को उड़ा तो दोगे नहीं तुम, कि विस्फोट में मोमबत्ती उड़ा दोगे, तो क्या आ सकता है। टर्न ऑफ मोमबत्ती, कोई स्विच भी नहीं है कि स्विच से बंद कर दोगे। पुट ऑफ भी स्विच ऑफ, यार उतारने के समय तो मोमबत्ती पहन रखी है, आप मोमबत्ती उतार दोगे। ब्लो आउट, ब्लो आउट का मतलब होता है बुझाना, तो वो कह रहा है मोमबत्ती को क्या करो, बुझा दो, प्लीज ब्लो आउट। ब्लो आउट मीन्स बुझा देना, तो यही फ्रेज यहाँ पे सही होगी, ब्लो आउट। क्लियर, ये ऑप्शन जाएगा। नेक्स्ट, ये कह रहा है एरर बताना। देखो द टिमिड क्रिएचर, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट आ गया सिंगुलर, तो वर्ब आ गई वाज ड्रिवन इनटू ए नैरो लेन। वाज थर्ड फॉर्म यहाँ पे सही है, इनटू ए नैरो लेन वेयर इट वाज स्लीव्ड। ये देखो भाई, ये नहीं होता कुछ भी, एक वर्ब होती है स्ले, इसका सेकंड फॉर्म होता है स्लेन, थर्ड फॉर्म स्लेन। तो यहाँ पे इसका मतलब होता है बलि देना, मार डालना, इसकी हत्या करना होता है। स्ले का मतलब होता है हत्या करना, स्ले, स्लिव, स्लेन। ठीक है ना, तो थर्ड फॉर्म यूज करनी पड़ेगी, इट वाज स्लेन। तो प्रॉब्लम जाएगी यहाँ पे, एरर बनेगी इस पार्ट में। तो वेयर इट वाज स्लेन, जहां इसकी हत्या कर दी गई, हत्या करने के लिए आएगा स्लेन। ठीक है दोस्तों, चलिए बाकी आप फटाफट इसको सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को एक बार, और कोशिश करें कंटिन्यूटी में बने रहें कोचिंग के साथ में, और गुरुकुल के साथ में कंटिन्यूटी में बने रहिए, मेहनत करते रहिए। नेक्स्ट क्लास में फिर आऊँगा आपके साथ में, नेक्स्ट यूआईपी के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।